आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। राजस्थान टोंक, जहां थप्पड़ कांड के बाद भारी तनाव है। दरअसल टोंक हिंसा पर आरोपी नरेश मीणा का बड़ा बयान सामने आ गया है। नरेश मीणा, जिन पर आरोप है एसडीएम को थप्पड़ मारने का, वो कह रहे हैं कि मुझे तो फंसाया जा रहा है। विवाद में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं। मैं भागा नहीं था, मैं वहीं था, ये नरेश मीणा का कहना है। मैं बेहोश हो गया था, मुझे पास के गांव ले जाया गया। तो सुन लीजिए जरा अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं नरेश मीणा। पानी माताएं बने पैसे दे के लाभ पीती है, पैसे दे के टेंशन मंगाती है आराम। आप राजनीति कैसी करना चाहते हैं ये समझाइए हम। मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा आता है इस बात का। था जब कोई दुखी होता है, कोई आमजन को परेशानी होती है, मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा चाहिए मेरा। राजनीति के लिए सही है। मैं राजनेता बनना ही नहीं चाहता। लड़ लिए चुनाव, ऐसा भी नहीं है क्योंकि जो बात बिना पद के बिना उसके नहीं सुनी जाती, तो वो हो सकता है विधानसभा में मजबूती से उठा था। सचिन पायलट ने कहा था कि युवाओं को धैर्य रखना चाहिए। आपको लगता था आपको धैर्य रखना चाहिए था? पायलट सर ने मेरे लिए नहीं कहा होगा, उन्होंने वो हरीश मीणा के लिए कहा होगा। जो हरीश मीणा वहाँ पे मंच पे जो नाटक कर रहा था, सबका अलग अलग है। पांचों को लिस्ट आपकी नहीं होती। पायलट साहब बड़े घर में पैदा हुए हैं। पायलट साहब स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं। पायलट साहब, मैं एक आम किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ। हो सकता है मेरे में इतने गुण नहीं हो जितने गुण उनमें। पायलट साहब मेरे आज भी बड़े भाई हैं। आपका पसंदीदा नेता कौन है दोनों पार्टियों में? मेरा सबसे पसंदीदा सचिन पायलट है। हाँ, उसके अलावा जो संघर्ष करते हैं हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने संघर्ष की राजनीति की, कर्नल बेंसला, काशीराम, लालू यादव, मुलायम यादव। आप उनके ऐसा बनना? बिल्कुल। आपने कहा रणनीति बनाई, आपने ट्वीट किया था, आपने कहा कि आगे की रणनीति बनाई। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी गाँव वालों से बात करूंगा ये क्या चाहते हैं। आगे तो आ जाए क्या अच्छा ये बताएं, कर लेंगे। नरेश आप ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आप अरेस्ट के लिए तैयार? मैंने सुबह से कहा था पुलिस वालों को, मुझे हल्के में मत लो। मैंने कलेक्टर को बोला तो कलेक्टर को बोला, नहीं सुन रहे थे। फिर एसडीएम में थप्पड़ मारने के बाद भी फिर भी नहीं माने। मैंने कहा अभी भी। फिर मैंने शाम को एसपी यहीं बैठा हुआ था, मैंने 15 मिनट में एसपी साहब को बुला दो, जो एसपी कहेगा वो कर लेंगे, एसपी कहेगा वो कर लेंगे। इसी घर में एडिशनल एसपी भाटी और डिप्टी इसी घर में बैठे। मैंने साहब मेरा यही है, कलेक्टर साहब को बुला दो, नहीं बुला तो एसपी को बुला दो। लेकिन मेरी एक बात सुनी नहीं गई। अच्छा एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि आप अरेस्ट के लिए तैयार पूरी सहायक करेंगे, लेकिन आपके समर्थक अगर विरोध करते हैं, आपके समर्थकों को रोकेंगे कि विरोध नहीं करें? आप आराम से सरेंडर कर देंगे? मेरे समर्थक क्या करते क्या नहीं करते, उनको खुली छूट है। तो अगर समर्थक नहीं ले जाने दिया आपको, वो देखें क्या होता है। आने दो पुलिस को आए तो सही पुलिस। ठीक है, लो एक छोटा सा कर मनीष। तो नरेश मीणा को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि मैं बेहोश हो गया था, मुझे पास के गांव ले जाया गया था, मैं कहीं भागा नहीं, मैं तो यहीं पर बैठा हुआ हूं। और साथ ही कह रहे हैं कि दरअसल मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है। इस विवाद में तो बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मैं सिर्फ एक मोहरा। मुझे गुस्सा आता है, कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। सचिन पायलट को अपना सबसे पसंदीदा नेता करार दे रहे हैं नरेश मीणा। थप्पड़ कांड के बाद टोंक में जबरदस्त तनाव है, भारी बवाल, आगजनी तक हो गई वहां पर। और इस सब के बीच अब नरेश मीणा मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। इस विवाद में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मैं भागा नहीं, मैं तो वहीं। ये सरकार की तानाशाही है, गुंडागर्दी है। इन लोगों ने लाठीचार्ज किया, पुलिस वालों ने। और आइए आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। शुरुआत राजस्थान से, जहां टोंक जिले के समरावता गांव में बुधवार को हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है।
गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की टीमें गांव और आसपास के इलाकों में गश्त कर रही हैं। बुधवार को दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। टकराव जोरदार था। नरेश मीणा ने दरअसल एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और इसी के बाद जब पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने गई तो फिर आरोप यह है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, आगजनी हुई। ये सब कुछ क्यों बाद हुआ? में पुलिस किसकी ने आंसू गैस के गोले छोड़े और इस वक्त क्या कह रहे हैं नरेश मीणा, सुनते हैं जरा। नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? खाना नहीं खाने दे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? सारे लोग पंक्तों में बैठ गए थे, 4 लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। उसके बाद हमारा खाना रोक दिया गया। खाने को लेने आया तो पुलिस ने बदतमीजी करी, पुलिस का बिहेवियर गलत था। उसके बाद ये सब हुआ। नरेश, लेकिन आपने एक अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया तो क्या ये कानून सम्मत है? अगर गलत करेगा तो कानून सम्मत है। वो अधिकारी लेकिन अभी आपको अगर पुलिस ले जाएगी तो आप क्या सरेंडर करेंगे? नरेश, सरेंडर करेंगे? पुलिस को आने तो फिर देखेंगे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पर। पुलिस को आने तो फिर देखेंगे। नरेश इस वक्त यहाँ बीमारों से मिलने आए हैं। आपकी लड़ाई किससे है नरेश? नरेश, मेरा एक सवाल है, आपकी अदावत, आपकी राजनीति किस तरीके की है? मैं जो गलत सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो अधिकारी उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार गलत है। क्या ये सिस्टम सही है जिस तरीके से आपने किया? ये बीमार है जी। आपके भी चोट लगी है नरेश? दिखाएंगे आप मुझे? नरेश अपनी चोट दिखा रहे हैं। क्या पुलिस ने की है ये? नरेश, ये पुलिस ने किया है? रुक जाओ यार। गलत नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल लोग बीमार आदमी के बीमार फेक न्यूज क्यों डाल रहे हो आप? फेक न्यूज कैसे डाल रहे हो? आपने बोला, आपने बोला नहीं बोला, सुना गलत ना जाए ऐसा पुलिस के हाथ मत लगाओ। कैमरा लाओ। नरेश, ये काय के निशान है? हम देख पुलिस ने घुस के कमरों मकानों मारा है लोगों को। पुलिस ने घुस कर 20 लाख की चोरी गहना गांठा तो उस मकान में से ले गई। ये 5 लाख की पुलिस इसमें पुलिस ने लिमिट क्रॉस करी है। तो ये ऐसे हर घर में बिल्कुल 20 गहने गांठे ले गए, माता बहनों को बुरी तरह मारा है और इसलिए नरेश से आया है। इसमें आओ साहब जी, पुलिस के डंडे पड़े हुए। भैया जाने तो दो। अरे आगे ऊपर मत जाओ यार, रुक जाओ। उनके पास इसका निकाल के ले गए पूरा। भैया उनकी आवाज है। बेटा आजा। माता जी, एक मिनट आ जाओ। हाँ नरेश, आप बता रहे हैं यहाँ तक भी पुलिस घुसी है? 5 लाख माता जी पूछो, माता जी कहाँ पुलिस आई थी? पुलिस यहाँ यार मारी हर घर में घुस के मैं बेहोश होने के बाद मेरे को उठा के ले गए थे। पुलिस ने जब मिर्ची बम पे हमारे साथी वो बेहोश होते सारे, जब बेहोश हो गए उसके बाद हम लोग खेतों में थे। उसके बाद फोर्स ने घरों में घुस के माता बहनों की बेइज्जत किया है, माता बहनों को मारा है। 20 लाख की चोरी तो उसमें 20 लाख गहना घाटा उसमें ले गए, 5 लाख गहना घाटा इसमें ले गए। ये हालत देखो, उसमें 20 लाख लगे। दिखा दिया आपने उधर तो अपने को। और रुक जाओ भाई। हेलो। तो जिसे पुलिस ढूंढ रही है नरेश मीणा, वो इस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे पर, और आप सुन रहे हैं नरेश मीणा उल्टा पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, ये कहते हुए कि पुलिस ने कल अति कर दी, पुलिस घरों में घुसी, पुलिस वहां से पैसा और गहने ले गई, पुलिस ने माताओं बहनों के साथ
अत्याचार किया, उनके साथ मारपीट की, मिर्ची बम पुलिस की तरफ से फेंका गया था। मैं और मेरे कई समर्थक तो बेहोश हो गए थे और उसके बाद पुलिस की तरफ से यहां घरों में घुसकर जो भी पैसा गहना घरों में मौजूद था वो सब लूट लिया गया। यह आरोप नरेश मीणा पुलिस पर उल्टे लगा रहे हैं कि कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की यहां पर जो एसडीएम मौके पर मौजूद थे उनसे कहासुनी हो गई तो थप्पड़ जड़ दिया था। एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद ही देखिए किस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता गया। आज भी तनाव जो है वो लगातार बरकरार है। पुलिस मौके पर मौजूद है और यहां समरावती गांव में पुलिस की तरफ से बाकायदा गश्त किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, विस्तार से आपने बात की है नरेश मीणा से, एक सवाल जिसका जवाब सीधा सीधा नरेश मीणा ने नहीं दिया। क्या पुलिस के सामने नरेश मीणा सरेंडर करेगा? इसको लेकर कोई जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया नरेश मीणा ने। अभी मुझे बताइए वहां पर क्या हो रहा है, पुलिस की क्या तैयारी है? क्या पुलिस मौके पर पहुंचकर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी में नजर आ रही है? मनीष, समरावता गांव की मैं अगर बात करूं तो पुलिस का एक भी सिपाही फिलहाल इस गांव में नहीं है रोमाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नरेश मीणा से हमने पूछा कि क्या आप सरेंडर करना चाहते हैं या आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा मैं यहाँ गाँव में बैठा हूँ। तो इस पर मैंने उनसे पूछा कि कल जैसा कन्फ्लिक्ट एक बार फिर पुलिस और ग्रामीणों के बीच होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो नरेश ने साफ तौर पर कहा कि मुझे गुस्सा आता है और गलत चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे लोगों को पुलिस ने घर में घुसकर मारा, पुलिस ने पहले पथराव किया, वाहनों को आग लगाई, उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके का कदम उठाया। हमने उनको ये भी कहा कि आपके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि न्याय अगर अपने लोगों को दिलाने के लिए कोई भी सजा मिलती है तो वो पूरी भुगतने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट कचहरी में कहाँ न्याय मिलता है, यहाँ पर हर कदम पर भ्रष्टाचार है। आदमी कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने जाता है तो मैंने उनसे पूछा ये बरसों पुराना सिस्टम है, इसको आप एक रात में कैसे बदलेंगे? तो बोले मुझे कोई शौक नहीं है विधायक बनने का, लेकिन लोगों ने कहा तो मैं विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए उतर गया। लेकिन विधायक बनकर के भी मैं क्या कर लूंगा? मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों का भाई, लोगों का बेटा बनकर के काम करना चाहता हूं और इसीलिए मैं इन गांव वालों लोगों के बीच में हूं। हमने उनसे अगला सवाल ये भी पूछा कि आप रात 10 घंटे तक लगातार गायब रहे। तो उन्होंने कहा मैं बेहोश था, मेरे ऊपर पुलिस ने वार किए। नरेश मीणा ने अपने शरीर के कुछ जख्म और चोटें भी दिखाई, उनके पैर भी इस वक्त काफी चोटिल है। उनका कहना था कि गाँव की ही कुछ महिलाओं, कुछ बच्चियों और कुछ युवाओं ने उन्हें एक दूसरे स्थान पर रखा था और जब वो होश में आए तो एक बार फिर गांव वालों के बीच आ गए उनकी मदद के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से जब पुलिस आएगी तो फिर एक बार संघर्ष की स्थिति बनेगी? तो उन्होंने कहा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, पुलिस आती है, मुझे गिरफ्तार करती है, मैं उसके लिए जाने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी अपनी एक राजनीति की स्टाइल है और मैं अपनी स्टाइल को बदल नहीं सकता। नरेश मीणा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में इस तरीके के कदम उठाता है। बिल्कुल, नरेश मीणा लगातार साफ तौर पर एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर इस बात का जिक्र कर रहा है कि नरेश मीणा को गुस्सा आता है। नरेश मीणा कह रहा है मुझे गुस्सा आता है, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नरेश मीणा उल्टे पुलिस पर आरोप लगा रहा है। नरेश मीणा कह रहा है कि साहब पुलिस की तरफ से मिर्ची बम फेंके गए, वो और उनके कई समर्थक बेहोश हो गए, गांव वालों ने उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा और इस बीच पुलिस ने वहां गांव में कई घरों में घुसकर गहने, रुपए ले गई पुलिस अपने साथ। इस तरीके के आरोप नरेश मीणा की तरफ से उल्टा पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। इस सबके बीच पुलिस का कहना है हिंसा की जांच की जा रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। सुनिए। चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे क्या हालात है, कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ, कोई हिरासत में लिए गए? इसका आकलन कर रहे हैं मतलब अभी हुई है गिरफ्तारियां और दिखा देंगे, बता देंगे, थोड़ा हम तलाश कर रहे हैं। और देखिए टोंक में जहां हिंसा हुई है वहां तनाव लगातार बना हुआ है। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मनीष शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाता है। विनोद मीणा है जो स्टूडेंट हैं, बीएड कर रहे हैं, लेकिन इनके पाँव के अगर हाल को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि पाँव पूरी तरह से सूजा हुआ है। इसके अलावा हाथ भी साफ तौर पर चोटिल नजर आ रहा है। विनोद, तुम कहाँ थे और क्या हुआ था? मैं छत पे था और वहाँ पर पुलिस आई और डंडे लेकर वहाँ से हमको नीचे धकेल दिया। फिर वहाँ से कैसे भी बच के हम नीचे की तरफ, ये चादर पड़े थे, वहाँ पर घुसना पड़ा। तब जाके फिर तुम करने क्या गए थे वहाँ?
हाँ, क्या करने गए थे? हम तो ऊपर भैया इधर से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, मैं गांव से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, इतने में हंगामा हुआ और मैं वो पब्लिक भागी नहीं, इतने में मैं तो मोटरसाइकिल तो उधर ही कर दी खड़ी, मोटरसाइकिल भी जला दी मेरी। जला दी। और तुम्हारे को डंडे से मारा? हाँ, डंडे से मारा। बाकी तुम जब थे तो वहाँ और भी लोग थे क्या? हाँ, और भी थे वहाँ पर, बहुत सारे थे। गैस के गोले चलाए, कमरे में बंद कर दिया, वहाँ से बहुत मुश्किल से निकला पाए। कितनी भीड़ थी उस वक्त? वहाँ पर कम से कम एक कमरे में 40-50 आदमी थे और उसके अंदर गैस के गोले डाल दी उसके अंदर। तुम हॉस्पिटल? दरअसल कल रात जो हिंसा हुई है उसमें जो घायल हुए उन्हीं में से एक घायलों से आप देख रहे थे मनीष शर्मा जो बात कर रहे थे। मैं फिर से आपको मौके पर लेकर चलूंगी। मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, कुल मिलाकर अभी स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि एक तरफ जो आरएएस है उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक नरेश मीणा पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो भी अपना स्टैंड जो है वो बहुत हार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ ये जो समरावता गांव है यहाँ पर पुलिस मौजूद ही नहीं है और यहाँ पर दंदनाता हुआ तो नरेश मीणा नजर आ रहा है। तो फिर पुलिस किस बात का इंतजार करेगी? एक्शन अब तक क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता और पुलिस के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है, अब संभवत है पुलिस उससे बचना चाहती है और इसी के चलते यहाँ इस वक्त गांव में कोई भी एक पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि वो गांव में है, यहीं रहेंगे, पुलिस आएगी, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी हद तक पुलिस भी इस बात का इंतजार कर रही है कि नरेश मीणा से संवाद की स्थिति बन पाए और उसके बाद पुलिस अपना एक्शन तय कर पाए कि क्या करना है। पुलिस के तमाम अधिकारी, यहाँ तक कि जो एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं विशाल बंसल, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वो भी लगातार गांव के लोगों के ज़रिए संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नरेश की अगर मैं बात करूँ तो वो इस वक्त गांव में है। जो कुशल क्षेम पूछने का एक कायदा होता है, जो लोग चोटिल हुए हैं, जिन लोगों के घरों पर नुकसान हुआ है, उन तमाम चीज़ों को, उन रस्मों को यहाँ वो निभा रहे हैं अपनी तरफ से और गाँव के लोगों के बीच ही वो घूम रहे हैं। और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जाने वाले। 10 घंटे का, जैसा मैंने पहले बताया रोमाना, कि उन्होंने कहा कि वो बेहोश थे, गांव के लोग बाग उनकी देखभाल कर रहे थे, वो कहीं नहीं भागे थे। 4 संजीदा मुकदमों को लेकर के भी साफ तौर पर नरेश मीणा ने कहा कि क्या होगा, मुझे जेल भेज देंगे, लेकिन मेरा राजनीति करने का यही तरीका है और मैं अपने तरीके को बदल नहीं सकता। फिलहाल गांव में काफ़ी संख्या में युवा भी मौजूद हैं, पूरे गांव के आसपास के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और नरेश उन्हीं लोगों के बीच में है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष शर्मा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा, आगे जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन आप तक पहुंचाएंगे। खबर आ रही है, नागपुर से कोलकाता जा रहे विमान में बम की धमकी मिली है। रायपुर हवाई अड्डे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। नागपुर से उड़ान भरी थी विमान ने, कोलकाता जा रहा था, लेकिन रायपुर हवाई अड्डे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। एयरपोर्ट पर विमान की जांच की जा रही है। तो लगातार आप जानते हैं किस तरीके से पिछले दिनों कई इस तरीके की खबरें सामने आई हैं जो अफवाह साबित हुई है और अब एक बार फिर विमान में बम की धमकी, जिसके बाद रायपुर में फिलहाल विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराकर विमान की जांच चल रही है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां प्रयागराज में आज चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र जुटे हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है और ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर जैसे कुछ तनाव अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छात्र प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। पिछले 4 दिन से प्रयागराज में छात्रों का यह प्रदर्शन जारी है और यहां प्रयागराज में जो यूपीपीएससी का दफ्तर है उसके गेट नंबर 2 और 3 से तो फिलहाल पुलिस ने छात्रों को हटा दिया है, लेकिन गेट नंबर 4 पर अभी भी देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स लगे हुए हैं और छात्र वहां पर डटे हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। प्रयागराज में छात्रों का ये जो प्रदर्शन है, इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अहंकार से भरी है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। प्रयागराज के आंदोलनकारियों के सामने ये सरकार हारेगी, सरकार दिखावा करेगी कि गलती आयोग की। बीजेपी युवा भविष्य को भ्रष्टाचार से दूर रखे, जब बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी, ये कहना है अखिलेश यादव का। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है। बीजेपी युवा भविष्य को भ्रष्टाचार से दूर रखे, जब बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी, ये हुंकार भर रहे हैं अखिलेश यादव। और साथ ही अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अहंकार से भरी हुई है,
वो प्रयागराज में आंदोलनकारी छात्रों के सामने हारेगी और सरकार दिखावा ये करेगी कि गलती आयोग की है, जिसे अब सरकार सुधार रही है। ये देखिए, ये वो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का पोस्ट। साथ ही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए वोटिंग है और उससे पहले उत्तर प्रदेश का सियासी पारा प्रयागराज में आंदोलनकारी छात्रों के इस आंदोलन की वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों के इस आंदोलन ने सियासत को एक और मुद्दा थमा दिया है आर पार का। और फिलहाल ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे प्रयागराज में आंदोलनकारी छात्र और पुलिस आमने सामने वाली स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने देखिए जबरदस्त बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है। भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है यहाँ पर। छात्र जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से यहाँ मजबूत मुस्तैदी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं विवेक राय से, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं विवेक, क्या हो रहा है यहाँ पर इस वक्त छात्र आगे बढ़ने की कोशिश में? देखिए, जो बैरिकेड लगाया गया था गेट नंबर 4 के आगे, उसको अब छात्र तोड़कर आगे गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उसको छात्र एक तरफ से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से पुलिस उस बैरिकेड को कहीं ना कहीं रोकना चाहती है, पर छात्र काफी बड़ी संख्या में हैं। पुलिस उसकी अपेक्षा काफी कम संख्या में है। हजारों की संख्या में छात्र बाहर की तरफ दिखाई दे रहे होंगे आपको। और इधर जो पुलिस है वो किसकी कोशिश है कि छात्र जो गेट नंबर 2 जहां पर 2 दिन से प्रदर्शन हो रहा था वहां छात्र न जा पाए, और इस कारण बैरिकेड जो है वो लगाया गया था, पर छात्रों के हुजूम ने जो बैरिकेड है वो कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। और ये देखिए, पुलिस कहीं ना कहीं उस बैरिकेड को तोड़ने में नाकामयाब साबित, उस बैरिकेड तोड़ने से रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। और अब ये देखिए, छात्रों का अंदर आना कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। पुलिस देखिए छात्रों को आगे जाने से रोकना चाहती है। देखिए, एक छात्र आगे की तरफ में निकल चुके हैं। इसी तरीके से बाकी भी छात्र जो है वो कहीं ना कहीं अंदर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ये एबीपी के दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा, गेट नंबर 4 के बाहर जहां सुबह से छात्रों को रोका गया था, अब छात्र वापस गेट नंबर 2 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज गेट नंबर 2 के सामने जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे के करीब में छात्रों को वहां से हटाया गया था और उसके बाद बैरिकेड लगाकर उनको रोक दिया गया था। अब कहीं ना कहीं पुलिस ने लगभग 3 घंटे उनको यहाँ रोकने का प्रयास किया, पर वो छात्र नहीं माने और लगभग 10:30 बजे छात्र वो बैरिकेड तोड़कर, देखिए बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो अपने जो प्रदर्शन स्थल है जहां पर वो 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे उधर भागे। और ये देखिए उनके साथ हम लोगों को बराबर परेशान किया जा रहा है। हम लोग किसी का घर परिवार नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपने हक की बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं जैसी व्यवस्था पूर्व में थी वैसी व्यवस्था कर दीजिए। इन लोगों को पता नहीं क्या पड़ी है। हर छात्र को उग्र किया जा रहा। रात में छात्रों पर लाठियां मारी गई, महिलाओं को, महिला पुलिस नहीं थी रात में, ये एकदम न महिला पुलिस है। यहाँ महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, देखिए छात्र अपनी जो बात है वो भी रख रहे हैं। और ये जो बड़ी संख्या में जो छात्र है वो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और वो किस तरीके से उनके अंदर जो एक कहीं ना कहीं जीत का सिंबल वो दिखाते हुए कूद रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई थी 3 घंटे जो उनको रोका गया था उस लड़ाई को कहीं ना कहीं वो जीते हैं और वो वापस गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब पुलिस ने पूरी तरीके से उनको जो छूट है वो कहीं ना कहीं दे रखी है। और अब छात्र एक बार यहाँ बैरिकेड के सामने से आपको कूदते हुए दिखाई देंगे। हजारों की संख्या में जो छात्र थे वो यहाँ पर सुबह से ही पुलिस ने उनको रोक लिया था और अब छात्र एक बार वापस से गेट नंबर 2 जहाँ वो सोमवार सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे, जिस प्रदर्शन को लगभग 72 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है, वहाँ पर अब छात्र उस तरफ बढ़ रहे हैं। नो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये छात्र हैं। उनका कहना है कि एक शिफ्ट एक पाली में मैं लौटूंगी आपके पास। जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, विवेक राय हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। जो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई थी, गेट नंबर 2 से छात्रों को खदेड़ दिया गया था। गेट नंबर 4 के सामने छात्र डटे हुए थे, वहीं पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे। और अब देखिए कैसे छात्रों के सामने पुलिस बेबस नजर आ रही है। छात्रों ने बैरिकेड तोड़ा। सबसे पहले ये छात्र जो बैरिकेड फांदकर गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ा और उसके बाद तो जैसे बाढ़ सी आती चली गई छात्रों की। ये देखिए अब किस तरीके से पुलिस ने पूरी
पूरी कोशिश ही खत्म कर दी है यहाँ पर करना जो पुलिस कर रही थी अभी तक छात्रों को रोकने की, और इसमें छात्राएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आ रही हैं। गुस्सा इनमें इस बात का कि जबरन पुलिस ने लाठीचार्ज करके रात के अंधेरे में गेट नंबर 2 से इन्हें खदेड़ा। कुछ इस तरीके की कोशिशें पुलिस की तरफ से की जा रही थी। बैरिकेड के जरिए पुलिस छात्रों को रोकने की कोशिश में थी, छात्रों ने बैरिकेड ही उठा लिए और देखिए कैसे छात्रों के मुकाबले पुलिस की संख्या कम थी और देखते ही देखते छात्रों ने इस बैरिकेड को पार कर लिया। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड से पल पल का अपडेट दे रहे हैं। विवेक, गेट नंबर 2 से कल रात में ही हटाया गया था छात्रों को? में नाकामयाब। देखिए, गेट नंबर 2 से रात से पुलिस की हटाने की कोशिश थी और सुबह 6:30 बजे पुलिस ने वहां अधिकतर लोगों को हटाया था। मात्र 60 से 70 लोग वहां पर बचे थे और बाकी लोगों को पुलिस ने गेट नंबर 4 के बाहर ये बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। पर ये देखिए, यही वो बैरिकेड है जिसको सबसे पहले एक छात्र ने इसके ऊपर चढ़ा और उसके बाद बाकी छात्रों का जो हुजूम है वो भी बैरिकेड को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करने लगा। पुलिस उसके बाद नाकामयाब हो गई और पुलिस ने कहीं ना कहीं उन छात्रों को अंदर आने दिया। और अभी देखिए, ये छात्र इधर अपने लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो अंदर आएं। अब अपने लोगों से अपील कर रहे हैं। जी, हम अपने सभी छात्रों से बोलते हैं कि चाहे सलोरी, डेलीगेसी, लॉज, हॉस्टल कहीं भी हो, सब लोग जल्दी से जल्दी लोक सेवा आयोग गेट पहुंचे और हमारे आंदोलन को एक तेज तर्रार और धारदार नेतृत्व प्रदान करें सब लोग। सुबह से पुलिस ने यहाँ आप लोग को रोक रखा था बैरिकेड। सुबह हम लोग रात में हमारे साथियों को पुलिस ने डिटेन किया। एक विकलांग महिला मतलब अभ्यर्थी थी, उसको पुलिस ने लातों से कुचला और उसके बाद कई छात्रों को डिटेन किया है और उसके बाद हम लोग को बाहर यहाँ बैरिकेड लगा हम लोग बाहर कर दिया। उसके बाद हमारी संख्या तो बढ़ी। सर देखिए, हम लोगों का कोई मतलब लड़ाई नहीं है। हमें जहाँ 90 नंबर पे मेंस देते थे ना, अब हम अगर 100 नंबर भी लेके आएंगे ना तब भी मेंस नहीं दे पाएंगे। बस ये लड़ाई है। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल नहीं है सर, इसको नॉर्मल ना बनाइए। अगर हम 90 नंबर लेके पहले मेंस लिखते थे ना, अब 100 नंबर भी लाएंगे फिर भी मेंस नहीं लिखेंगे। ये लड़ाई है हमारी, बस और कोई लड़ाई नहीं है सर। कितना जैसे कोई छात्र अगर 9 नंबर पाता है उसका बढ़ के अगर नॉर्मलाइजेशन में 100 हो गया वो पास हो गया। हमारे 90 से अगर 87 हो गया, 86 हो गया, हम बाहर हो गए। तो ऐसा एक लकी ड्रा है नॉर्मलाइजेशन। और मानविकी सब्जेक्ट कोई कैसे कह सकते पानीपत का प्रथम युद्ध कठिन था या तराइन का द्वितीय युद्ध आसान था, कैसे कह सकते सर? इसका कोई विषय कोई मानक नहीं है सर। नॉर्मलाइजेशन का कोई मानक ही नहीं है। तो देखिए, ये जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अब बैरिकेड तोड़ चुके हैं। बैरिकेड तोड़ के जो बड़ी संख्या में छात्र थे वो अंदर कहीं ना कहीं जा चुके हैं। पुलिस की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुई है। बड़ी संख्या में जो पुलिस थी वो उनको रोकने की जो कोशिश है वो सुबह से ही कर रही थी, पर पुलिस कहीं ना कहीं उसमें नाकामयाब साबित हुई है। और छात्रों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं छात्र एक बार फिर से जो गेट नंबर 2 जहां पर वो 2 दिन पहले से प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर वो जा चुके हैं। और एक बार वो विजुअल मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसी रास्ते जो है ये गेट नंबर 4 है और गेट नंबर 4 के बाद गेट नंबर 3 है, फिर आगे गेट नंबर 2 है जहां पर जो प्रदर्शन है वो जारी है। और प्रदर्शन जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जो ये छात्र हैं वो गेट नंबर 2 की तरफ वापस से कूच कर चुके हैं। जो ये छात्रों का हुजूम आपको जाते हुए दिख रहा है के साथ जो हुआ वहाँ पर गेट नंबर 2 पे हमारी बहनें बैठी हुई थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, कोई नारा नहीं लगा रही थी। ये पुलिस प्रशासन के लोग आए हैं सादी वर्दी में, कुछ लोग वर्दी में थे। इससे पता कि वो अरे हमारे पास वीडियो है। वो 3 दिन से हैं, 3 दिन से हम लोग हैं। पिछले हर एक कैंडिडेट को यहाँ पे टूट गया है, लड़की का पैर टूट गया है और हमारा एक भाई आशुतोष, उसको ये सब उठा के ले गए हैं और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश है कि कोरिया, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें अपनी पूरी बात रखने का अधिकार है। सर एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ वहाँ पर लड़कियों के साथ आज ये लोग बाल दिवस मना रहे हैं। क्या ये बाल दिवस है? बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। सर जानते हैं सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आप जो है 3 दिन से बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि आप वन डे 1 शिफ्ट कर दीजिए, नॉर्मलाइजेशन कर दीजिए। आप इसके बजाय आप जो है एकदम शांति से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एकदम कानूनी तरीके से। लेकिन आपने देखा होगा सुबह सुबह जितने हमारे बच्चे थे, कुछ अराजक तत्व पहुंचे। कोई अराजक तत्व नहीं थी, ये सिविल ड्रेस में था सर। तो सिविल सर यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं है, कोई भी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मुद्दे को पूरी तरह से राजनीति से दूर रखा है, क्योंकि ये मामला केवल छात्र और जो है केवल जो है आयोग के बीच में है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अराजक तत्व नहीं है सर। यहाँ पे ये सिविल ड्रेस में आए हैं और सर झोंटे यानी चोटी ऐसे लड़कियों की ऐसे झोंटे पकड़ पकड़ खींचे हैं सर। बहुत सबसे विडम्बना की बात यह है सर कि हमारी बहन एक जो विकलांग है उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई है। उनका पैर उनको घिसा गया है, उनकी जो लाठी है उनको फेंक दिया है, उनके पैर में छिला गया है। जो है उसने किया, ये पुलिस वाले जो सिविल ड्रेस में आए थे, उस एक जो छात्र हमारे भाई हैं
उनको खींचने के चक्कर में उन लड़कियों के साथ न कोई मतलब पुलिस वाले से कोई भी जो है महिला पुलिसकर्मी नहीं थी जो है। गया सर मोबाइल, जैसे जिन बच्चों ने जो कहा कि हम वीडियो बना लेते हैं उनकी मोबाइल तोड़ दी गई है, पैरों से मोबाइल तक कूच दिया जा रहा है यहाँ पे। यानी इतना बर्बरता और इतनी तानाशाही हम लोगों ने कभी अपने सर हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कौन जेल में जाके रखे करके कौन राजनेता क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो उनका काम है, हमसे नहीं मतलब। सर हम नोटिस दे दे 5 मिनट बाद यहाँ कोई दिखे तो जो कहिए, एक लड़का नहीं दिखा सर, इसमें क्या बड़ी तकलीफ आप लोग को। सर हमको चाहिए कि सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर हो, एग्जाम हो। सर कल से आयोग 3 दिन कल से आयोग 3 दिन के लिए बंद रहेगा। आज अंतिम दिन है, आज अगर ये डिसीजन नहीं दिए कल से तो बहाना बना लेंगे 3 दिन आयोग बंद था। चूतिया हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। आप शब्द कब सर हम लोग देश के भविष्य, हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, हमारी ना कोई राजनीतिक पार्टी ना कोई बिरादरी, हम स्टूडेंट हैं, हमें नोटिस चाहिए 1 डे 1 शिफ्ट। सर फरवरी में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में सर मार्च में पेपर होना था पीसीएस का, फिर उसके बाद में सितंबर में होना था, फिर दिसंबर में आया सर वो भी 2 शिफ्टों में। सर हम लोग क्या अन्याय किए हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। मारा जा रहा है, बताइए बिना महिला पुलिस के आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, उनके साथ गलत हरकतें कर रहे हैं। ये पुलिस का वो है, पुलिस इस तरीके से काम करेगी है? तो देखिए ये जो छात्रों की जो बातें हैं वो आपने सुनी। और देखिए एक बार फिर से ये देखिए एक महिला छात्रा जो है प्रदर्शनकारी वो माइक से जो अपनी बात है वो यहाँ रखती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो क्या कह रही, तो ये अपने जो छात्र हैं, अपने जो साथी हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने पास वापस जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, वहाँ पर उनको बुलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो अलग अलग जगहों पर ये जो छात्र हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। गेट नंबर 4 से ये छात्र अब गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं। और जो लोग भी बाहर हैं उनको अब जो इस छात्र कहीं ना कहीं उनको अंदर की तरफ में बुला रहे हैं कि वो सभी गेट नंबर 2 की तरफ में बैठे। और ये देखिए विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है। अब देखिए सर इनको भी खींचा गया है, जबरदस्ती आंदोलन स्थल से हटाने का प्रयास किया गया है। इस चक्कर में सर हमारे 2-3 भाइयों को उठा के आंसू ले जाया गया है। हम बच्चे सब नाश्ता पानी करने गए थे, जैसे हम लोग ने सुना हम लोग भाग के सर यहाँ बैरिकेडिंग कंडीशन में लोग मार दे रहे हैं। जिसकी दोनों पैर विकलांग है उसको बुरी तरह से मार रहे हैं, दाना पानी तक रोक दिए हैं, लैट्रिन बाथरूम होने नहीं जाने दे रहे। इतनी बुरी कंडीशन में लोग खड़ा कर दिया है। तो हम लोग दुश्मन हैं इनके या कोई गैर हैं? इतने बुरी तरीके से लोग मार रहे हैं जैसे हम लोग कहीं के आतंकवादी बन के आए हैं। कातिल में है कोई छात्र सर यहाँ पे जो है कि सब प्रत्येक छात्र सर यहाँ पे अपना नेतृत्व कर रहा है। यहाँ पे कोई अराजकता तो नहीं है, प्रत्येक छात्र अपने हक के लिए लड़ रहा है। जो इस आंदोलन में प्रत्येक छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और अपने अधिकार की मांग कर रहा है। और नोटिस अधिकार की मांग की लड़ाई इसको बता रहे हैं। और उनका कहना है कि वो किसी भी हाल में जो नॉर्मलाइजेशन का बात है उसको नहीं मानेंगे, किसी भी हाल में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम की बात नहीं मानेंगे। छात्रों ने तमाम सवाल खड़ा करते हुए ये कहा है कि जीके का कोई सवाल है उसको कैसे कोई तय करेगा कि कौन सा सवाल कठिन है और कौन सा सवाल सरल है। इसलिए सबको एक प्रश्न पत्र आना चाहिए, तभी चीज़ें हो सकती हैं। और ये देखिए अब हम गेट नंबर 2 की तरफ से आगे बढ़े हैं और ये गेट नंबर 4 की तरफ से आगे बढ़े, ये गेट नंबर 3 है। और आगे वो जो हुजूम आपको दिख रहा है वो गेट नंबर 2 के सामने का हुजूम है, जहाँ सुबह लगभग 50 से 60 लोग ही मात्र बचे थे। पर अब बैरिकेड टूटने के बाद बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो वापस यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको छात्रों का हुजूम वहाँ दिखाई दे रहा होगा, हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जो इन छात्र संगठन के जो लोग हैं, अलग अलग ये जो छात्र लोग हैं, ये अपने और साथियों को भी आह्वान कर रहे हैं कि वो सभी यहाँ पर पहुंचे और जो उनकी लड़ाई है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर वो साथ चलें। और ये देखिए एक बार फिर से तस्वीरें आपको तस्वीरें दिखाते रहिए और पहुंचिए गेट नंबर 2 के सामने। देखिए हमारे सहयोगी विवेक जो हैं वो गेट नंबर 2 के सामने पहुंच रहे हैं। गेट नंबर 4 जहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 के सामने से इन छात्रों को देर रात और सुबह तक खदेड़ दिया था। अब दोबारा गेट नंबर 2 के सामने पहुंच गए छात्र। जी विवेक, पुलिस वाले वहाँ पर अंदर घसीटे हैं, कॉलर पकड़ के। और ये कुछ छात्रों को चोट भी आई है, ये देखिए इन्हीं हाथों से मुझे परीक्षा लिखनी है, इसी हाथों से हम देश का भविष्य लिखते हैं। और ये लोकतांत्रिक देश में नाजीवाद नहीं है, ये नाजीवाद नहीं है पुलिस का। ये क्या दिखाना चाहते हैं? हमको इस हाथों से परीक्षा लिखनी है, हमको देश का भविष्य प्रधानमंत्री कहते हैं, 60 करोड़ युवा है देश में, कहते हैं वो हम भविष्य बनाएंगे देश का, इन हाथों से जख्म देख के भविष्य बनाएंगे।
सर आज सुबह सिविल ड्रेस में पहन के जो भी अधिकारी आए थे वो परसों से घूम रहे हैं। और महेश नाम के एक एसएचओ हैं सर, महेश कुमार नाम के एक एसएचओ हैं, परसों बताए थे कि ये सिविल ड्रेस में परसों से घूम रहे हैं और उठा के ले जा रहे हैं। आज सभी छात्रों को और नेतृत्वकर्ता को सबको उठा के ले गए। आज सुबह 8 बजे की बात है सर। ये लोग अराजकता तो किए हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। ये बच्चे सर कोई अराजकता तो नहीं करना चाहते थे। ये लोग खुद जो है एक प्रक्रिया के तहत यहाँ आए थे और ये ऐसा माहौल बनाया, सब लोगों को चोट लगी है। एक अधिकारी सर बिल्कुल देखिए, इनको ये चोटिल भी हुए हैं। चोट लगी, ये लगी थोड़ी यहाँ पे सर। इससे चोट लगी, ठीक है सर। मारा है अभी बैरिकेड टूटते। हाँ वही समय पे ठीक है सर। सब बस हमें नोटिस चाहिए, हम लोग शांतिपूर्वक रहना चाह रहे थे, इन लोगों ने रोकने की फिर से कोशिश करी हम लोगों को। बस हम लोग तो नोटिस लेने आए हैं, यहाँ पे कोई मतलब दंगा फसाद थोड़ी करने आए हैं ना। 4 दिन से बैठे हुए हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं मेरी, देख लीजिए। हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं, हम लोग अपनी मांग मांगने आए हैं ना। हमको नोटिस दे दी, हम चले जाएंगे। कहाँ चोट लगी आपको? यहाँ लगा, ये देखिए इधर गिरा। जो हम लोग की बहाने बैठी है उनके साथ अभद्र व्यवहार पुलिस, यहाँ के जो खुद एसपी है, वो खुद अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। एक हमारी बहन के कपड़े फाड़ दिए हैं, ये किस विकलांग है उसके कपड़े फाड़, उसकी बैसाखी लेकर चले गए। ये क्या पॉलिटिक्स? यहाँ पे कोई महिला पुलिस नहीं थी। हमारी बहनों को ना जेंट्स जो थे पुलिस वाले शादी वर्दी फॉर्मल वर्दी में आए, पकड़ के ले जा रहे हैं। एक बहन हमारी विकलांग है, उसके पास उसका डंडी जो होती है उसको लेके चले गए। हम लोग यहाँ आंदोलन करने नहीं है, अपनी मांग मांगने आए। आप थी सुबह? सर सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग अभ्यर्थी हैं, हमारा सिर्फ ये की डिमांड है कि हमारा 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हो और हमें नोटिस मिले, बस यही है। लेकिन आज यहाँ पे कुछ एसटीएफ की टीम आती है जो सिविलियन ड्रेस में होती है और हमारी भाइयों को, हमारे बहनों को गिरफ्तार करती है, उनको मारती है, उन्हें घसीट। सुबह थी? नहीं सुबह में नहीं थी, 2 बजे सुबह तक थी। इसके बाद मैं अपने रूम पे गई हूँ जी। सुबह क्या हुआ? सुबह जिनका गिरफ्तार किया गया, हम बस यही चाहते हैं उन्हें रिहा किया जाए। हमारी छात्राएं, हमारे भाई यहाँ पे आए। हम सर सुबह 6 बजे आ गए थे, तो हम लोगों ने राष्ट्रगान किया और यहाँ साफ सफाई के बाद हमने देखा यहाँ पे कम से कम 15 लोग सिविल ड्रेस में बैठे हुए थे और उन्होंने वहाँ पे 5-7 हमारे जो भाई थे उनको पकड़ा और गाड़ियों में भरकर, और जो महिलाएं थी उनके लिए कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, उनकी बैसाखों के भी तोड़ा और उनको जबरन। बिल्कुल, तो देखिए क्या क्या सुबह हुआ वो छात्र बता रहे हैं। और एक बार गेट नंबर 2 की तरफ जो तस्वीरें आपको फिर से दिखाएंगे, जहां सोमवार से प्रदर्शन जो है जारी है। 72 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और छात्र अब यहां पर वापस से प्रदर्शन करते हुए यहां पर आपको दिखाई देंगे। ये जो बैनर पोस्टर लगा करके छात्र यहां प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 डे 1 शिफ्ट की बात कर रहे हैं, नो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से छात्रों का जो हुजूम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो छात्र संघ इन छात्रों को कहीं ना कहीं जो अलग अलग छात्र हैं वो अपनी बातों से इनको एक जो इनके मुद्दे हैं उस बारे में भी कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं और सरकार से और साथ ही साथ जो आयोग है उससे आह्वान कर रहे हैं कि वो इनसे बातचीत करे, वो नॉर्मलाइजेशन के छात्रों का गुस्सा बढ़ता हुआ। विवेक रहिए मेरे साथ। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां यूपीपीएससी के दफ्तर के गेट नंबर 2 के सामने आप देखिए किस तरीके से एक बार फिर छात्र डट गए हैं, छात्र पहुंच गए हैं। ये वही गेट है जहां से देर रात और अल सुबह पुलिस ने इन छात्रों को खदेड़ दिया था। छात्रों का आरोप यह है कि सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आए और छात्रों के साथ जबरदस्त तरीके से बदसलूकी की, यहां तक कि कुछ विकलांग और जो महिला छात्राएं बैठी हुई थी धरने पर, कोई महिला पुलिसकर्मी साथ में नहीं थी। उन पुलिसकर्मियों ने जो सादी वर्दी में थे उन्होंने महिला छात्रों के साथ भी बहुत बदसलूकी की, इस तरीके के आरोप। और इसी बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा छात्रों में। छात्र कह रहे हैं हम कोई राजनीति करने यहाँ पर आए नहीं हैं। छात्र कह रहे हैं हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है नहीं। छात्र सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं छात्रों के साथ जबरदस्ती करने का, छात्रों के साथ बदसलूकी करने का। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल विवेक, छात्र एक बार फिर से यूपीपीएससी के गेट नंबर 2 का जो उनका दफ्तर है उसके गेट नंबर 2 के सामने डट गए हैं। और इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें, ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात संभव है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं G20 सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की ये मुलाकात हो सकती है। एलएसी पर समझौते के बाद ये दूसरा मौका होगा जब दोनों नेता मुलाकात करेंगे। दोनों देशों को रिश्तों को और बेहतर करने पर चर्चा हो सकती है। सरकार के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को ये बड़ी जानकारी दी है।
तो G20 सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात संभव है। आप जानते हैं किस तरीके से LAC को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी, समझौता हुआ और उसके बाद अब जब मुलाकात का ये सिलसिला, पहली मुलाकात हमने देखी और अब दूसरी बार दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है और इसी से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो और बेहतर हो सकते हैं। इसी को लेकर आगे चर्चा भी हो सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद है। आशीष, मतलब वो बर्फ पिघलने का जो सिलसिला शुरू हुआ LAC को लेकर, जिस तरीके से समझौता हुआ दोनों देशों के बीच, अब उसी समझौते के तहत रिश्तों को आगे बढ़ाने की ये कवायद, एक और मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम अंतराल पर दो बार दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होगी। इस बार G20 के साइडलाइंस पर रोमाना ब्राजील में दोनों की मुलाकात होनी है, हमें टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है। और बड़ी अहमियत है कि इसकी इम्पोर्टेंस है कि पहले LAC पे जो हमने अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व किया, पेट्रोलिंग शुरू हो गई, सेनाएं एक दूसरे के साथ पीछे वापस घट गई और अमेरिका में भी एक बड़ा ट्रांजिशन हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने का। इसके पीछे की बैकग्राउंड वजह ट्रंप का वापस आना है नहीं है, ये हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन कम से कम दोनों देशों के बायलैटरल रिश्ते जो सुधर रहे हैं उसको फर्दर ऑन कंसोलिडेट करने के लिए और तमाम और ऐसे आयाम हैं जिसमें ट्रेड हो, फाइनेंशियल कोऑपरेशन हो, इसके अलावा काउंटरिंग टेररिज्म को लेकर के भी दोनों देश एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं। इस लिहाज से दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात बहुत अहम होगी, जो कि ब्राजील में दूसरी दफा होनी है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।